जो आपके साथ एस्पिरेंट भी रहे हैं, जिन्होंने इसका पूरी तरह से एक्सपीरियंस भी किया है यूपीएससी जर्नी का, तो मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूँगी जो स्पेशल दिल्ली से हमारे यहाँ पर हमारे लिए हमारे कहने पर बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मिस्टर दीपक द्विवेदी जी, उनके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने बता ही दिया है कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की है। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से, उसके बाद उन्होंने 2 साल एज अ सेल्स मैनेजर सेंट गोबन ग्लास इंडिया लिमिटेड में एमएनसी कंपनी में अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद एज असिस्टेंट इंजीनियर भी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जो पीएसयूज के अंडर काम किया है। एंड आफ्टर दैट उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया एंड उनकी पोस्टिंग हुई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एज असिस्टेंट डायरेक्टर। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं खूब निभाई हैं। एंड उसके बाद प्रेजेंटली वो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। तो वो हमारे साथ अपना अनुभव साझा करेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ से। तो एक क्यूरियोसिटी माइंड में लेकर बैठना कि एक एस्पिरेंट से इस पोस्ट पर बैठने में क्या क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं। तो सर, over to you, sir. Thank you. सत श्री अकाल to all of you. Respected अरोरा साहब, शेफाली मैडम, सिंधु साहब और आप सभी फैकल्टी मेंबर्स, आप सभी को ढेर सारा थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो कुछ समय पहले तक मैं भी आप लोगों जैसा ही एस्पिरेंट था। मैं भी हमेशा टेबल के उस साइड ही बैठता था, इधर आने का मौका नहीं मिला। फिर मेरी भी जीवन में ऐसा समय आया जब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं कटेगी। फिर मेरी किस्मत भी अच्छी थी, मुझे काफ़ी अच्छे टीचर मिले, अच्छे सीनियर मिले, अच्छा सहयोग मिला और फिर मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की। और ऊपर वाले की कृपा से यूपीएससी के मैंने 2 अटैम्प्ट दिए और फाइनली 2021 में मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया। एंड उसके बाद फिर तो लाइफ चेंज हो गई। तो मैं आप लोगों को मेरा यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसा बंदा यूपीएससी क्लियर कर सकता है तो आप लोग कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। शायद आप लोगों के मन में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हूँ, पढ़ने में सुपर हूँ, हमेशा स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, आईआईटी में टॉप किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई वॉज जस्ट अ सिंपल स्टूडेंट, बट मेरे अंदर शायद एक चीज़ खास थी कि मैं गिव अप नहीं करता था। आई वॉज हार्ड वर्किंग। अगर मेरे से आप दिन में 10 घंटे पढ़ा लो तो मैं 10 घंटे पढ़ लूँगा, 12 घंटे पढ़ा लो तो मैं 12 घंटे पढ़ लूँगा। बट अगर मैंने कोई डिटर्मिनेशन ले लिया है कि मुझे ये करना है तो मैं हर हाल में करूँगा और जब तक एंड रिजल्ट नहीं अचीव हो जाएगा आई डोंट गिव अप। मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूँ। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम भी ना सुना हो कि गोंडा कहाँ में है। गोंडा उत्तर प्रदेश स्टेट में है। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी रूरल बैकग्राउंड का है, नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। जैसे कि सिद्धू सर ने पहले बताया, मेरे गांव में सिचुएशन ये थी कि बिजली भी नहीं थी। 2019 में जब पीएम की वो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली योजना चली, फिर तब जाके मेरे गांव में बिजली आई। पक्की रोड मेरे गांव में अभी भी नहीं है, खड़ंजा लगा हुआ है। तो मैं उस परिवेश से उठा और पला बढ़ा हूँ। उसके बाद फिर प्राइमरी एजुकेशन मेरी गाँव में ही हुई। उसके बाद जो मेरी सेकेंडरी एजुकेशन हुई नवोदय विद्यालय में हुई। शायद आप लोगों को कुछ आइडिया होगा नवोदय विद्यालय के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं रेजिडेंशियल, वहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ गुरुकुल में मिल रही है। आप लोगों का मॉर्निंग में मैंने गुरुकुल देखा तो मुझे मेरी मेमोरीज ताज़ा हो गई। हम भी ऐसे डॉर्मेट्री में रहा करते थे, बड़ा सा हॉल था, 20 लोग रहते थे, डबल डेकर वाले पंख होते थे। तो मुझे लग रहा है कि हमारी और आपकी जर्नी काफ़ी सेम चल रही है। शायद अभी आप लोग अब डॉर्मेट्री में रह रहे हैं, मैंने शायद 10 साल पहले ही मैंने रहना स्टार्ट कर दिया था, बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज हमारी जर्नी बिल्कुल सेम है। तो आप अगर मैं उस जर्नी से और मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी मेरे बताए हुए रास्तों को, मेरे फुट स्टेप को फॉलो करके यहाँ पे आ सकते हैं। रास्ता इम्पॉसिबल नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली डिफिकल्ट है। आप लोगों को पता ही होगा कि हर साल यूपीएससी के मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं। उन 10 लाख में से जो फाइनल सिलेक्शन होता है क्लोज टू 1000, मतलब सक्सेस रेट 0.1% का है। लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे ही ह्यूमन बीइंग है, कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्पीसीज तो है नहीं कि जो आगे एग्जाम क्लियर करते हैं। वो लोग भी मेहनत करते हैं, मेहनत करके निकालते हैं।
तो अगर वो लोग मेहनत करके निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। सही एक ऐसा सॉलिड भाई नहीं है कि आपको एग्जाम क्यों निकालना है। तो ये मेरा पहला लेसन है आप लोगों के लिए कि यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सोचिए व्हाई व्हाई आई हैव टू डू दिस। एक बार आपका ये व्हाई क्लियर हो गया तो आपकी आगे की जर्नी आप आसान हो जाएगी। वो एक गाइडिंग लाइट का काम करेगी आपके रास्ते को उज्जवल करने के लिए कि हाँ आपको ये करना है। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी कोई एक दिन या 2 दिन की जर्नी नहीं है, ना एक मंथ की जर्नी नहीं है, ना एक साल की जर्नी है। कई बार या अक्सर अमूमन उससे ज्यादा ही समय लगता है। और उस टाइम में कई बार ऐसे फेजेस आएंगे जब आप बहुत हैप्पी फील करोगे, बट उससे ज्यादा टाइम ऐसे पीरियड्स आएंगे जब आप बहुत लो फील करोगे। आपको समझ नहीं आएगा, आप मेहनत कर रहे होगे, अपने एफर्ट्स दे रहे होगे, दिन रात पढ़ाई कर रहे होगे, उसके बावजूद आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। फिर आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। उस टाइम जो ये भाई होता है, भाई आई हैव टू डू दिस, वो आपको हेल्प करेगा। तो इस भाई को हमेशा क्लियर रखिए कि आपको क्यों प्रिपरेशन करना है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, XYZ। अगर आप हो सकता है आपने रील्स वगैरह पे देखा होगा या सोशल मीडिया वगैरह पे देखा होगा कि हमें भाई बंगलो मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, गनर मिलेंगे, हमारे आगे पीछे लोग हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आप ईमानदारी के पैसे कमाना चाह रहे होंगे। चौथा रीजन ये होना चाहिए कि आपको रुतबा चाहिए या सामने वाले से आपको रिवेंज लेना है, किसी ने आपको कभी चीट किया था, कभी आपको उसको दिखाना है। कुछ भी रीजन हो सकता है XYZ, बट यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन कि आखिर मुझे ये क्यों करना है। अगर आपको ये रीजन मिल गया क्यों करना है तो 50% जर्नी समझ लीजिए कंप्लीट हो गई। उसके बाद आता है कि कैसे करना है एग्जाम को। तो एग्जाम का जैसे आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा आई गेस कि एग्जाम जो यूपीएससी एग्जाम है 3 स्टेप का एग्जाम होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कॉमन लैंग्वेज में इंटरव्यू कहते हैं। जैसे इनिशियल में VC साहब तिवारी जी आए हुए थे, उन्होंने बताया था 3 टर्म का नाम लिया था, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। जो यूपीएससी के 3 स्टेप एग्जाम डिजाइन किया गया है वो इसीलिए डिजाइन किया गया है। जो हमारा प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स चेक्स योर इंफॉर्मेशन कि आपके पास रॉ इंफॉर्मेशन कितनी, इसीलिए एमसीक्यू के टाइप क्वेश्चन होते हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक ऑप्शन टिक करना रहेगा, दैट इज प्योर इंफॉर्मेशन। जो सेकंड मेंस का एग्जाम होता है, मेंस चेक्स योर नॉलेज, आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वो उसका जो चेक है वो मेंस है। मेंस में इसीलिए सब्जेक्टिव होता है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और जो थर्ड हमारा जो टियर है वो है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपका विजडम चेक होता है कि आपको इंफॉर्मेशन तो है, आपको नॉलेज तो है, बट आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे। आप उस इंफॉर्मेशन से, उस नॉलेज से अपना जीवन और सोसाइटी का जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं, दैट इज विजडम। एक इसका बहुत ही सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप में से बहुत लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, जो टमाटर होता है, टमाटर बाय डेफिनेशन इज अ फ्रूट, इट्स नॉट अ वेजिटेबल। लेकिन ये क्या है, ये नॉलेज है। हमें पता होगा कि टमाटर है, टमाटर सब्जी नहीं होती है, फल होता है। लेकिन समझ ये कहती है, विजडम ये कहता है कि टमाटर को सब्जी में ही डालना है, फल में नहीं डालना है, दैट इज विजडम। तो ये आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि नॉलेज कैसे है, नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे उससे हमें फ्रूटफुल रिजल्ट लाने हैं, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करनी है। तो ये एग्जाम के बारे में हो गए। एग्जाम के बारे में, एग्जाम की निटी ग्रिटी के बारे में अभी हम लोग थोड़ी 10-15 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे जिसमें एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एंड आई विल आंसर देम। उससे पहले मैं आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बता देता हूं जो मैंने किया और जिससे मुझे सफलता मिल पाई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको अपनी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी के सेंस में कि आपको रेगुलर लगातार मेहनत करती रहना है। ये नहीं कि किसी दिन आपके अंदर किसी ने पंप अप कर दिया, जैसे आज मैं आपको लेक्चर पिला रहा हूँ, फिर आप गुब्बारे जैसे फूल गए, आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल फिर आपका हवा निकल गया, फिर कल बुक नहीं खोल रहे हो, तो ऐसे आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आप भले ही 6 घंटे पढ़ो, लेकिन अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हो दैट इज मोर फ्रूटफुल देन एक दिन आप 10 घंटे पढ़ो, एक दिन बुक ना खोलो। तो आपको डेली पढ़ना है। सेकंड थिंग हो गया, आपको अपने सोर्सेस लिमिटेड रखने हैं। ये नहीं कि आज सामने वाले, कई कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो दिन भर वो टॉपर स्ट्रेटेजी ही फॉलो करते रहते हैं। कोई नया टॉपर आया, उसने ये बुक बता दी तो ये बुक खरीद लिया, वो पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा टॉपर आया, उसने ये बुक बता दी तो वो खरीद के वो पढ़ना शुरू कर लिया। इससे आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी।
आप अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखो। एक वो कहावत है ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ोगे तो उससे कोई हेल्प नहीं होगा, एक बुक को आप 10 बार पढ़ोगे वो हेल्प करेगी अल्टीमेटली आपकी। तो अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखो। आपके पास इतने स्टीम्ड अच्छे फैकल्टी हैं जो आपको डेफिनेटली गाइड कर रहे होंगे, उन्होंने आपको सोर्स भी बता रखा होगा, आपके पास कोचिंग मटेरियल होंगे, आप उनको फॉलो करो, उनको स्टिक करो। आप बार बार जब करते रहोगे, उसको रिवीजन करते रहोगे, वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा। थर्ड चीज हो गया है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत ज्यादा हैं बट वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दिस इज सुसाइडल। आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद कैसे हमें रिवीजन करना है और उसके बाद कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था कि हर मंथ में आता है मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आती है, तो आपको उसको कैसे पढ़ना है। उस मंथली करंट अफेयर की मैगजीन में क्लोज टू 120 टू 130 पेजेस होते हैं। तो आप जिस दिन जैसे महीने की 10-12 तारीख में आ जाती है प्रीवियस मंथ की करंट अफेयर मैगजीन, तो आप लाओगे, अगर आपको 130 पेजेस हैं तो आप उसको 2 दिन में खत्म करिए 60 पेजेस पढ़ के। वो जब कंप्लीट हो जाए फिर लगभग जब महीना खत्म होने वाला हो 20 दिन बाद, आप एक बार उसको फिर से उठाइए। दैट वुड बी योर फर्स्ट रिवीजन। तो फर्स्ट रिवीजन में क्या क्योंकि पहले आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो जो चीज़ें आपको आती हैं वो आप छोड़ दीजिए, जो जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही हैं उस पर पहले ही रिवीजन, पहली बार आपने जब पढ़ा था तो उस पर टिक मार लीजिए। इस बार आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ना है और 1 डे में उसको पूरा 130 पेजेस खत्म करना है। आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया। 3-4 महीने बाद आपको सेकंड रिवीजन करना है, तो सेकंड रिवीजन में अभी इस बार आपको और कम टाइम लगाना है। तो इस बार आपको ट्राई करना है कि जो 130-120 पेजेस हैं इस बार आपको 6 to 7 आवर्स में उसको खत्म करने हैं। और जो फाइनल थर्ड रिवीजन होगा वो प्रीलिम्स से जस्ट पहले आपको करना है। उस बार में आपको 4 घंटे में पूरी बुकलेट खत्म करनी है। तो इससे आप होगा क्या कि आप प्रीलिम्स देने जाओगे उससे पहले अगर आप किसी बुकलेट को आपने 4 बार पढ़ रखा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग का होगा। आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ मैंने पढ़ाई की है। तो आपका जो फिर एग्जाम में जो परफॉर्मेंस रहेगा दैट वुड बी वेरी डिफरेंट कि अगर आप ऐसे रैंडमली कुछ भी पढ़ के जा रहे हो। और इससे सिस्टमेटिक पढ़ाई करने से क्या होता है कि कोई चीजें छूटती नहीं, आप सारा कुछ कवर कर पाओगे। तो ये हो गया पढ़ने का तरीका कि कैसे करना है हमें, कैसे रिवीजन का, कैसे फ्रेश स्टडी का, कैसे नोट मेकिंग का, कैसे आंसर राइटिंग का बैलेंस करना है। तो डेफिनेटली आपको टीचर्स और बताएंगे तो आप उसको फॉलो करिए, एक अच्छा बैलेंस बना के रखिए, सारा कुछ सिलेबस कवर करिए। जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस का आप एक प्रिंट आउट लेके जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने आप उसको एक चस्पा दीजिए और आपको मेमोराइज होना चाहिए कि किस पेपर में कौन से टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक नहीं है, किसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। टीचर से आप इसमें गाइडेंस ले सकते हैं और सारा सिलेबस आपको कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम में कब क्या पूछ ले। और यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है कि जहाँ एक एक 2-2 मार्क से आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिपेंड करता है, वहाँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको सारा कुछ कवर करना है। एक और बात जो बराड़ सर बता के गए थे इससे पहले, जो टीचर की रेस्पेक्ट से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मन में डाउट आ जाता है कि हमारे टीचर हैं अच्छे हैं या नहीं हैं, क्या हमें ठीक पढ़ा रहे हैं, या कुछ हमारे अंदर पर्सनल ग्रजेस होते हैं उसकी वजह से हम उनको रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लाइफ में बहुत जरूरी है कि आप टीचर की रेस्पेक्ट करें। एक संस्कृत में कहावत है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ज्ञान का लाभ उन्हीं को होता है जिनके मन में श्रद्धा होती है। अगर आप टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। वो जो भी पढ़ाएगा आपको तो लगेगा कि बकवास ही पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे फायदा करेगा नुकसान करेगा। जहां आपने डाउट किया वहां पे गए आप काम से। तो हमेशा टीचर के लिए मन में रेस्पेक्ट रखिए, पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, पूरा सिलेबस कवर करिए, आंसर राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस करिए और इससे डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। अब मैं कुछ डोंट्स पे बोलना चाहूँगा। जैसे अभी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया सोशल मीडिया के ऊपर, उसके लिए बिग थैंक्स टू ऑल द टीम एंड परफॉर्मर्स, उन्हें बहुत अच्छा किया। तो ये मैंने भी फेस किया क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैं भी इंटरनेट के सारे ही पढ़ाई कर रहा था उस टाइम। तो उस टाइम कई बार क्या होता है कि आप तो इंटरनेट हमेशा अच्छे आप इंटेंशन से उसको ओपन करोगे कि जाके यूट्यूब पे कुछ हम अच्छा देखते हैं, अपने दृष्टि वगैरह का कुछ भी खोल लिया कि नोट हम पढ़ते हैं या कोई करंट अफेयर का पढ़ लिया। 5 मिनट बाद वो वीडियो खत्म हो गया, फिर दूसरा वीडियो लगाया, तीसरा वीडियो लगाया, आधे घंटे बाद पता लग रहा है कि आप मोहम्मद रफ़ी के गाने सुन रहे हैं लैपटॉप पे। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इंटरनेट है दैट इज लाइक डबल एज स्वॉर्ड, दुधारी तलवार है, तो आपको उससे बच के रहना है।
जहाँ तक सोशल मीडिया आती है, सोशल मीडिया के साथ भी यही इशू है। कुछ ऐप्स हैं तो वो तो बिल्कुल फर्जी हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ। इंस्टाग्राम से आपको ज्ञान की कोई चीज़ नहीं मिल सकती है, तो इंस्टाग्राम तो तुरंत डीएक्टिवेट कर दीजिए, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसका आपको यूज करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिवली यूज करो इसका। आपको बच के रहना है, ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ लेक्चर डाउनलोड करने के बजाय बैठ के आप वहाँ पे टेलीग्राम पे मूवी डाउनलोड कर रहे हो, उसको देख रहे हो। डेफिनेटली आप एंटरटेनमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं करोगे तो तुम बर्नआउट वाली सिचुएशन आ जाएगी। कब तक इंसान पढ़ेगा? कोई मशीन तो है नहीं कि हम चौबीसों घंटे मतलब हफ्ते में 7 दिन बस पढ़े जा रहे हैं। हमको भी टाइम चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीक में 6 दिन पढ़ें, संडे के दिन आप रिलैक्स करें, संडे के दिन मूवी देखें या एंजॉय करें या खेलें, जो करें। बट इससे यही रखिए कि अपने शेड्यूल को फिक्स रखिए कि संडे को अगर एंजॉय करना है तो संडे को ही करेंगे। ये इसको डेली का नहीं बना लेना है कि क्या करना है कि अब मेरे साथ कई बार क्या सिचुएशन होता है, जब मैं भी आप जैसा बिगिनर था, शुरू में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब मैं दिल्ली गया तो मेरे साथ यही सिचुएशन होती थी कि मेरे पास तो लैपटॉप था, तो फिर कहीं डेटा वगैरह मिल जाता था, मैंने मूवी कोई डाउनलोड करके देखी, बेहतरीन, खूब मजा आया। जब 3 घंटे की जब मूवी खत्म हुई तो फिर मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को बुरा लगता था, मैं गिल्टी फील करता था, अरे यार 3 घंटे मैंने बर्बाद कर दिया, एक मूवी देख ली। अब उस गिल्ट को मिटाने के लिए मुझे एक दूसरी मूवी देखनी पड़ जाती थी, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये काम नहीं करना है कि एक गिल्ट को मिटाने के लिए फिर बैक टू बैक, उसका जब 2 मूवी देख लेता तो और बुरा लगता था कि यार 6 घंटे बर्बाद कर दिए। फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचता था कि अब सो जाओ, कल से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो मैंने भी अपना बहुत टाइम बर्बाद किया है, शायद इसी वजह से मेरा 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। अगर मैं टाइम नहीं बर्बाद करता तो मेरा पहले सिलेक्शन हो जाता। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट खुद करके ना देखें, जानलेवा एक्सपेरिमेंट है। जो मेरा लेसन है इससे आप लोग सीखें, और मैं बता रहा हूँ तो ट्रू ही बता रहा हूँ आप लोगों का। तो सोशल मीडिया से बच के रहें। इसके अलावा कुछ आप लोग अभी यंग हैं, कई और डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं चाहिए, या कुछ और आपकी क्वेरी होंगी। मैंने इंटरव्यू भी 2 बार लिख रखा, मैंने 2 बार दे रखा हूँ, मैंने 4 मेंस लिख रखे हैं। सो आई हैव गुड आइडिया अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन एंड ऑल। तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, देन आई एम योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप कभी भी डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कभी आप वैसे चाहें नॉर्मल टाइम से तो दूसरों से मेरा नंबर ले सकते हैं, आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके, बाय।